हेलो दोस्तों, सुनो कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्ष है चरित्रहीन आखिर कौन। कंटास प्लेस जाऊं और जनपद का चक्कर न लगाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बेशक कई बार बिना कुछ खरीदे खाली हाथ ही लौट आती हूँ, पर फिर भी एक कतार में करीने से बनी जनपद की दुकानों के अंदर झांकने का मोह संवार नहीं पाती। अन्नपूर्णा के पास एक गली में राजस्थान गुजराती चीज़ों को जमीन पर बिछाए औरतें बैठी होती हैं। मिरर वर्क के कुशन कवर, पेंटिंग, कुर्ती, घाघरा, चादरें, नेकलेस, कपड़े, डेकोरेशन की चीज़ें और ना जाने क्या क्या होता है उनके पास, जिनके कारण विदेशी पर्यटकों की तो वहाँ भीड़ जुटी ही रहती है। साथ ही एथनिक चीज़ों की क्रेजी हम जैसी कुछ महिलाएं भी वहाँ से खूब खरीदारी करती हैं। जनपद में हर चीज़ मौजूद है, हर किसी के जेब और पसंद के अनुसार। मुझे एक कुर्ता चाहिए था बांधने का, बस उसे ही छांट रही थी कि तभी कोई मुझे छूकर निकल गया। भीड़ में ऐसा होना स्वाभाविक है, पर उस छुअन में परिचय की गंध आई। मैं मुड़ी। क्रिस्टल ग्रीन कलर की शिफॉन की साड़ी में स्टाइलिश ढंग से कटे बालों में एक आकर्षक काया की कसावदार पीठ मुझे दिखी। चाल तो उसी की जैसी है, पर उसके बाल तो कमर के नीचे तक जाते थे। मगर मन को झटका, इतनी अगर मगर और दुविधा से तो अच्छा है कि उसे सामने से देख लूं। मैं हाथ में पकड़े कुर्ते को वापस रख तेजी से आगे लपकी, बिल्कुल ऐसे उसके बगल से गुजरी ताकि वह जानबूझकर किया गया प्रयास ना लगे। हाय, तू यहाँ कैसी है? मैं बता नहीं सकती तुझे देखकर कितनी खुशी हो रही है मुझे। एक साथ इतने सारे सवाल और ढेर सारा आश्चर्य, संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। प्रश्नों की ऐसी झाड़ी लगाना केवल उसी की आदत थी। कभी सोचा ना था कि इतने दिनों बाद फिर यूं अचानक मुलाकात हो जाएगी। मैं अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए शायद उससे लिपटते हुए मेरी आंखें नम हो गई थी। इतने दिनों बाद, हाँ, पूरे 3 साल 8 महीने 2 दिन और शायद कुछ घंटे बाद हम मिल रहे हैं। केतकी के ऐसा कहते ही हम दोनों जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। आसपास से गुजरने वाले लोगों की नज़रें हम दोनों पर पड़ी और बिना उसकी परवाह किए हम बहुत देर तक हंसते रहे। मुझे तो लग रहा था जैसे मैं बरसों बाद इतना खुलकर हंस रही हूँ। हंसते हंसते पेट और गालों में दर्द होने लगा था। बिल्कुल नहीं बदली तू, सिवाय इसके कि तेरा शरीर थोड़ा भर गया है और मांग में सिंदूर चमक रहा है। आज भी तूने बाटिक की ही साड़ी पहनी हुई है। अब भी दीवानी है तू कॉटन और हैंडलूम की साड़ियों की। केतकी ने चुटकी ली। यह आदत तो अब जाने से रही। मैं अपना स्टाइल बदलने वाली नहीं। मैं शायद अपनी ही रौ में बहने लगी थी। कॉटन, हैंडलूम और बाटिक प्रिंट की साड़ी, सूट और कुर्ते ही मेरी कमजोरी रहे थे। लेकिन मेरे मॉडर्न पति को मेरी सादगी डॉन मार्केट लगती थी, इसलिए उनके साथ जाते समय मैं हमेशा सिल्क, जॉर्जेट या शिफॉन की साड़ियाँ ही पहनती थी। इस पर भी वे कहते, तुम्हारा जो लुक है ना, एकदम डिफिकल्ट है, कुछ भी पहन लो, सिंपल ही लगती हो। वो क्या कहते हैं ना, हाँ, बहन जी टाइप, नॉट फिट फॉर मॉडर्न कल्चर। पति चाहे लाख व्यंग कसे, पर मैं भी कहाँ मानने वाली थी। मुझे जिस तरह से सजना संवरना पसंद था वैसे ही रहती थी। केतकी के हाथ का स्पर्श कंधे पर महसूस हुआ तो मैं अपनी सोच से बाहर आई। तू बता, कहाँ रही तू इतने दिन? तुझमें तो बहुत बदलाव आ गया है, सिवाय तेरे शिफॉन की साड़ियों के। बाल क्यों इतने छोटे कर लिए? मैंने भी उसे छेड़ा। मैं उसे अक्सर कॉटन की साड़ियाँ और ड्रेस के बेहतरीन पीसेस छांटने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ चक्कर काटने को मजबूर करती थी। वहीं केतकी 1-2 सिलेक्टिव स्टोर से शिफॉन की साड़ियाँ खरीद मेरा समय बचाती थी। बदलाव तो आया है। अचानक कुछ कहते कहते चुप हो गई केतकी। अब यहीं रहकर बात करेगी, कहीं बैठकर कुछ खिलाएगी भी? उसने मुझे आगे की ओर घसीटते हुए कहा। चल वहीं बैठते हैं, अपने फेवरेट जगह, कॉफ़ी होम में। मैंने कहा, अरे यार, बड़ी बोर हो गई है वह जगह। उसी के पास एक अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, शानदार और फ्यूजन लुक के साथ। चल आज मैं तुझे वही ट्रीट देती हूँ, जेब भी फुल है। केतकी की बेबाकी, खुलापन और मस्त रहने का फलसफा सब कुछ पहले जैसा ही था, पर वह क्या चीज़ थी जो मुझे बार बार एहसास करा रही थी कि केतकी बहुत बदल गई है। उसके चेहरे पर हमेशा छाई रहने वाली मासूमियत नहीं है, या फिर वह मासूम कशिश उसे गरिमामय बनाती थी।
उसके चेहरे से गायब है। कॉलेज के दिनों में अगर मैं अपनी सादगी के लिए मशहूर थी तो वह अपनी उस कशिश के कारण जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। ग्लैमर ना होते हुए भी वह अपने शिफॉन के सूट में बहुत गजब की लगती थी। साड़ियाँ तो उसने बहुत बाद में पहनना शुरू किया था। सांवली रंगत, लंबे काले बाल, आंखों में लगा काजल और कोल्हापुरी चप्पल, बस यही श्रृंगार होता था उसका। फिर भी लड़के हो या लड़कियां उसे देख पाने की ललक से भरे रहते थे। सी हैज़ ए चार्मिंग पर्सनैलिटी, सबकी यही टिप्पणी होती थी। मेरी और उसकी खूब पड़ती थी। कॉलेज के बाद भी हमारी दोस्ती बनी रही। फिर उसे अपने पापा की मृत्यु के बाद माँ और छोटे भाई के साथ अपने चाचा के घर रहने कानपुर जाना पड़ा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, और कानपुर में ही उसका पुश्तैनी मकान एवं बिजनेस भी था। उसके भाई को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसे यही सब अच्छा विकल्प लगा था। उसके कानपुर जाने के बाद कुछ समय तक तो हमारा पत्र व्यवहार चला, फ़ोन पर भी बात हो जाती थी। पर धीरे धीरे अपनी शादी के बाद मैं अपनी घर गृहस्थी और नौकरी में इतनी व्यस्त हो गई कि केतकी से फिर कोई बातचीत नहीं हो पाई। वैसे भी आईएएस की बीवी होने के कारण सोशल जिम्मेदारियां भी निभाने के लिए बहुत थी। फिर उसकी तरफ से कोई संपर्क स्थापित नहीं हुआ। क्या लेगी, यहाँ के फिंगर्स रोल्स और मंचूरियन कमाल के हैं। मैं अपनी सोच में इतनी उलझी हुई थी कि खाने पर मेरा ध्यान ही नहीं था। तू दिल्ली कब आई केतकी? मंचूरियन खाते खाते मैंने पूछा। 2.5 साल हो गए। उसके चेहरे पर उदासी की एक मोटी परत बिछ गई थी। तो क्या यही है वह बदलाव जो मुझे बार बार उलझन में डाल रहा है? कानपुर जाकर पता चला कि चाचा हमारे हिस्से का मकान एवं दुकानें पहले ही पापा से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर धोखे से साइन करवा कर अपने नाम करवा चुके थे। उनके धोखे से परेशान भाई ने पहले तो माँ के गहने बेचे और फिर कुछ न कर पाने के अपराध बोध में पिसते हुए गलत काम करने लगा। इधर का माल उधर करते हुए वह लड़कियां भी सप्लाई करने लगा। फिर माँ की बेबसी और मुझे डरा धमका कर मेरी मर्जी के खिलाफ उसने मेरी शादी करवा दी। जब यहाँ दिल्ली आई तो पता चला कि शादी तो मात्र ढोंग था, असल में उसने मेरी भी सप्लाई कर दी थी। केतकी का चेहरा एकदम सपाट था। उसकी बातें सुन में सख्ती में आ गई थी। इतना घिनौना कोई भाई कैसे हो सकता है? ऐसे में उसकी मासूमियत नहीं खोती तो और क्या होता। याद है, मेरी पर्सनैलिटी चार्मिंग है। कॉलेज में इस बात को लेकर कितनी चर्चा होती थी। मिस चार्मिंग का तो कई बार मुझे खिताब में मिला था, लेकिन यही चार्म मेरा हार्म कर देगा किसने सोचा था। बेबाकी का एक झोंका उसके पास से निकला, पर वह फिर गंभीर हो गई। चल घर चलते हैं, मैंने बिल देते हुए कहा। पतिदेव घर से बाहर हैं, आराम से बैठकर बातें करेंगे। बहुत शानदार है तेरा फ्लैट लतिका, मॉडर्न टच देते हुए एथनिक लुक देना नहीं भूली। अपने गुची के बैग को सेंटर टेबल पर रख सोफे पर वैसे लेटी मानो बहुत थक गई हो। बहुत सुंदर है तेरा बैग। अन्यास ही मेरे मुंह से निकल गया। मेरे पास भी ऐसा ही बैग है, बस उसका कलर ब्राउन है और तेरा ब्लैक। व्हाट ए कोइंसिडेंट। हाँ, एक क्लाइंट ने ही गिफ्ट किया था। लेकिन तू कब से ऐसे स्टाइलिश बैग खरीदने लगी? ये ना तो टिपिकल राजस्थानी है, ना गुजराती और ना ही एथनिक। उसकी बात सुन मुझे हंसी आ गई। सुधर जा मिस चार्मिंग, मैंने इसे खरीदा नहीं है, पतिदेव ने ही गिफ्ट दिया है। जूस का गिलास उसे थमाते हुए मैंने कहा। वर्तमान की बुझलता थोड़ी सी कम होती हुई महसूस हुई। बैग से टिश्यू पेपर निकाल वह मुंह पोंछ फिर से सोफे पर लेट गई। उदासी की परत उसके चेहरे पर और घनी हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वहां से भाग जाऊं, पर मैं तो जैसे किसी अंधे कुएं में गिर चुकी। एक सोफिस्टिकेटेड लोगों की दुनिया थी, जहां 5 सितारा होटलों, फार्म हाउसों और एलिशान बंगलों में स्मार्ट, चार्मिंग, एजुकेटेड लड़कियां भेजी जाती थी कुछ घंटों, दिन या फिर किसी बिजनेस ट्रिप पर साथ जाने के लिए। धीरे धीरे उन बड़े बड़े बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेटर्स और एलिट वर्ग के मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचाने में मुझे मजा आने लगा। बेचारे एक तरफ तो सोसाइटी में अपने को सम्मानित सिद्ध करने के लिए फैमिली को सबसे अहम मानते हैं, और पति पत्नी इस तरह पार्टियों में सोशल सर्कल में नजर आते हैं मानो मेड फॉर ईच अदर हैं। पर लतिका, ये लोग सबसे बड़े हिपोक्रेट हैं।
पल भर के लिए चुप हो गई केतकी। इस समय ना तो मेरे पास उसे सांत्वना देने के लिए शब्द थे, न ही उसकी आंखों से छलकती नमी को पूछने का साहस। जानती हो, पार्टनर के नाम पर इन्हें कोई ऐसी सह चाहिए होती है जो इनके ईगो को हवा देती रहे, और अब मैं वही करती हूँ। 50,000, 1 लाख, 2 लाख कुछ भी मांग लो, बिना किसी परेशानी के ये लोग दे देते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, शाम की फ़्लाइट से बेंगलोर जाना है। एक नामी ब्यूरोक्रेट है, वहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया है। केतकी ने टेबल पर रखे अपने बैग को उठाया तो उसमें से बहुत सारे विजिटिंग कार्ड निकल कर नीचे ज़मीन पर बिखर गए। शायद टिश्यू पेपर निकालते समय बैग खुला रह गया था। इतने सारे कार्ड्स किसके हैं? मैं कार्ड उठाने में उसकी मदद करने लगी। अरे उन्हीं सोफिस्टिकेटेड क्लाइंट्स के। पल भर को केतकी की आंखों में शरारत तैर गई। अपनी पुरानी वाली केतकी के उस रूप को देखकर मेरे होठों पर हंसी आने ही वाली थी, पर ब्राउन कलर के बहुत ही आर्टिस्टिक ढंग से डिजाइन किए हुए कार्ड पर गोल्डन कलर से उभरे नाम को देखकर जड़ हो गई। इटैलिक्स में शेखर वर्मा नाम चमक रहा था। यह कार्ड मैंने ही डिजाइन करवाया था शेखर के लिए। मेरा डिजाइन उसे बहुत पसंद आया था, इसलिए एक साथ 1000 कार्ड छपवा लिए थे। तुम जैसी बहन जी टाइप की औरत का टेस्ट इतना अच्छा हो सकता है, यकीन नहीं होता। शेखर तब भी उसे ताना देने से चुका नहीं था। मेरे हाथ से कार्ड लेते हुए केतकी बोली, अरे आज बेंगलोर इसी के पास तो जा रही हूँ। बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। जब भी कॉन्फ्रेंस या ट्रिप्स पर जाता है, मैं ही तो इसकी पार्टनर बनती हूँ। बाय द वे, वह गुची का बैग इसी ने तो मुझे गिफ्ट किया था। चल बाय, फिर मिलते हैं। केतकी जा चुकी थी और अपनी ज़िंदगी को समेटती मैं जड़ हो गई। केतकी की ज़िंदगी की कहानी सुनकर दुखी हो या अपने पति की बेवफाई का सच जान अपने किस्मत पर रो, ये समाज केतकी को चरित्रहीन कहेगी, जिसे उसके भाई ने ही ढकेल दिया इस नर्क में। एक और मेरा पति है जो मेरे पीठ पीछे किसी और औरत के साथ रात गुजार रहा है। चरित्रहीन आखिर है कौन? मन में तूफान लिए ना जाने कितने देर तक मैं शून्य में ताकती खड़ी रही।